हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन। ये टॉपिक यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस और एपीएफसी, एओ, ईओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। 1498 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हुआ जब पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया। ये ही मोमेंट था जिसे यूरोपियन का भारत में एंट्री ऑफिशियल स्टार्ट हुआ। वास्को डी गामा मई 1498 में केरला के कैलीकट पोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत कैलीकट के रूलर जमोरिन ने किया। इस डिस्कवरी के बाद इंडिया का ट्रेड सिस्टम यूरोपियंस के लिए ओपन हो गया और फिर धीरे धीरे और भी यूरोपियन पावर जैसे कि डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स इंडिया में ट्रेड के लिए एंटर किए। वास्को डे गामा, ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार हम वास्को डे गामा के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में सेंस पोर्तुगल में हुआ। वो एक स्किल्ड पोर्तुगीज नेविगेटर और एक्सप्लोरर थे। पोर्तुगल के किंग मैनुअल वन ने उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मिशन दिया, एक ऐसा डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया ढूंढना जो अरब और वेनेटिन ट्रेडर्स को बाईपास कर सके, क्योंकि उस वक्त स्पाइस ट्रेड उनके कंट्रोल में था। वास्को डी गामा इंडिया में टोटल 3 बार आए, तो हम एक एक करके समझते हैं कि तीनों बार आने की उनकी वजह क्या थी और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वॉयज टू इंडिया 1497 टू 1499। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा लिस्बॉन से 4 शिप्स के साथ निकली। उनका रूट था लिस्बॉन, केप वर्डे, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट्स मोम्सा, मलिंदी और फिर अरेबियन सी। यहाँ एक अरब नेविगेटर अहमद इब्न मजीद की मदद से वास्को डी गामा ने अरेबियन सी क्रॉस किया। ये जो अहमद इब्न मजीद थे, ये बहुत ही फेमस थे उनके नॉलेज के लिए, जो कि था मॉनसून विंड्स, स्टार नेविगेशन, करेंट्स, कोस्टल ज्योग्राफी ऑफ द इंडियन ओशन, रेड सी एंड अरेबियन गोल्फ एंड ईस्ट अफ्रीका कोस्ट। इनकी मदद से वास्को डी गामा आगे बढ़ते हैं और फाइनली 20 मई 1498 को वो कैलीकट पहुंचे। उनका स्वागत कैलीकट के रूलर जमोरिन ने किया। उनका मेन पर्पस था ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करना, स्पाइसेस, सिल्क और प्रेशियस स्टोन के लिए। सिग्निफिकेंस, ये पहली बार था जब यूरोप और इंडिया डायरेक्टली सी रूट से कनेक्ट हुए। इससे अरब्स का मोनोपोली स्पाइस ट्रेड पर टूट गया और यहीं से यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन इंडिया का एक्चुअल बिगनिंग हुआ। सेकेंड वॉयज 1502 टू 1503। 1502 टू 1503 में वास्को डी गामा वापस इंडिया आए, इस बार 20 शिप्स की फ्लीट के साथ। उन्होंने इंडियन ओशन में पोर्तुगीज नेवल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर दी। कैलीकट और कोचिंग में ट्रेडिंग सेंटर फैक्ट्रीज भी सेटअप किए और अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने फोर्स और वायलेंस का भी यूज किया। थर्ड वॉयज एंड डेथ 1524। 1524 में उन्हें फिर से इंडिया भेजा गया, इस बार पोर्तुगीज विसरॉय के तौर पर, ताकि करप्ट ऑफिशियल्स को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसी दौरान उनकी डेथ हो गई कोचीन में 24 दिसंबर 1524 को। पहले उनकी बरियल कोचीन में ही हुई, बाद में 1539 में उनके रिमेन्स पोर्तुगल ले जाए गए। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वास्को डी गामा की 1498 की वॉयज एक टर्निंग पॉइंट थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, जहां से एज ऑफ कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। उन्होंने पोर्तुगीज रूल का गेटवे ओपन किया, जो गोवा, दमन और दीव में स्टैब्लिश हुआ।
ये इवेंट मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की बिगनिंग माना जाता है। पोर्तुगल एशिया का पहला यूरोपियन कॉलोनियल पावर बन गया। रीजन फॉर यूरोपियन अराइवल। अब हम बात करते हैं आखिर क्यों यूरोप के लोग इतने दूर से इंडिया आए थे। इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और जियोग्राफिकल। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला था सर्च फॉर अ न्यू ट्रेड रूट। सबसे बड़ा रीजन था एक नया ट्रेड रूट ढूंढना। पहले यूरोप से इंडिया के स्पाइसेस और लग्जरी गुड्स लैंड रूट से आते थे जो अरब्स और टर्क्स के कंट्रोल में थे। 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल और ओटोमन टर्क्स ने कब्जा कर लिया तो लैंड ट्रेड बहुत महंगा और रिस्की हो गया। इसी वजह से यूरोपियंस एक डायरेक्ट सी रूट की तलाश में निकल पड़े। सेकेंड रीजन है डिमांड फॉर स्पाइसेस एंड लग्जरी गुड्स। यूरोप में स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, क्लोव्स, सिनेमन और नटमेग की बहुत डिमांड थी, खाना प्रिजर्व करना, टेस्ट और मेडिसिन के लिए। साथ ही इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडिगो और प्रेशियस स्टोन्स भी यूरोप में बहुत फेमस थे। इसीलिए लोग डायरेक्टली इंडिया आकर ये गुड्स लेना चाहते थे। थर्ड है स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एज ऑफ डिस्कवरी। 15th सेंचुरी में रेनेसेंस के बाद यूरोपियंस में एक्सप्लोरेशन का क्रेज बढ़ गया। कंपास, एस्ट्रोबल और नए टाइप के शिप्स जैसे कैरवल ने लंबी सी वॉयज पॉसिबल बना दी। यही वो समय था जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। रिलीजियस मोटिव्स। एक और मोटिव था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। स्पेशली पोर्तुगीज और स्पेनिश रूलर्स चाहते थे कि नए एरियाज में अपना धर्म फैलाएं, इसलिए मिशनरीज भी ट्रेडर्स के साथ इंडिया आए। फिफ्थ रीजन है राइज ऑफ पावरफुल नेशन स्टेट्स इन यूरोप। उस समय पोर्तुगल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे पावरफुल नेशन स्टेट्स उभर रहे थे। इन्होंने अपने सेलर्स और ट्रेडर्स को सपोर्ट किया क्योंकि ओवरसीज ट्रेड उनके लिए पावर और प्रेस्टीज का सिंबल बन गया। सिक्स्थ रीजन है डिजायर फॉर वेल्थ एंड कॉलोनीज। यूरोपियन सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि कॉलोनीज बनाकर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आए थे। उस समय मर्चेंटलाइज्म पॉलिसी चल रही थी जिसमें वेल्थ और पावर का मेजर होता था कि आपके पास कितना सोना, चांदी और कॉलोनीज है। सेवेंथ रीजन था वो था डिक्लाइन ऑफ फेड्यूल इकोनॉमी इन यूरोप। फेड्यूल सिस्टम के खत्म होने के बाद यूरोप में ट्रेड और कॉमर्स ग्रो कर रहा था। मर्चेंट्स को नए प्रॉफिट चाहिए थे और इंडिया उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। एट्थ रीजन है वो कंपटीशन अमंग यूरोपियन पावर्स। 1498 में वास्को डी गामा के कैलिकट आने के बाद पोर्तुगल ने इंडिया में ट्रेड शुरू किया। उसके बाद डच, ब्रिटिश और फ्रेंच भी कंपटीशन में उतर गए। सभी चाहते थे कि वो इंडियन ट्रेड पर मोनोपोली बनाए। यूरोपियंस इन इंडिया। अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ते हैं कि कैसे यूरोपियंस कौन कौन से यूरोपियंस इंडिया में कब आए और उनका डिक्लाइन कैसे हो गया। पोर्तुगीज 1498। सबसे पहले भारत में एंट्री की पोर्तुगीज ने। 1498 में वास्को डी गामा कैलिकट केरला पहुंचे। उन्होंने गोवा, दमन, दीव और कोचीन जैसे सेंटर्स पर अपना बेस बनाया, लेकिन धीरे धीरे उनका पावर डिक्लाइन हुआ और फाइनली 1961 में गोवा लिबरेशन के बाद उनका रूल खत्म हो गया। सेकंड नंबर पे है डच। उसके बाद आए डच 1605 में। उन्होंने मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर बनाया। पुलिकट, सूरत, कोचिन और नागापट्टनम में भी बेस बनाया, लेकिन ब्रिटिश से कम्पीट करते हुए 1759 के बाद उनका डिक्लाइन शुरू हुआ और 1795 के बाद उनकी प्रेजेंस इंडिया में खत्म हो गई। तीसरे नंबर पे आए ब्रिटिशर्स। फिर आए ब्रिटिश 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1613 में सूरत में उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया। मद्रास,
1639, बॉम्बे 1668 और कलकत्ता 1690 उनके बड़े सेंटर्स बने। और जब 1757 की बैटल ऑफ प्लासी और 1764 की बैटल ऑफ बक्सर हुई, तब ब्रिटिश की एक ट्रेडिंग पावर से पॉलिटिकल पावर बन गई और फिर वो 1947 तक इंडिया में रूल करते रहे। डैनिश एक छोटी पावर थी। डैनिश 1616 में उन्होंने ट्रांक्यूबर तमिलनाडु और बाद में बंगाल के सीरमपुर में अपने सेंटर्स बनाए, लेकिन उनका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं था और 1845 में उन्होंने अपने टेरिटरीज ब्रिटिश को बेच दी। देन फ्रेंच और फाइनली फ्रेंच 1664 में उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया और 1674 में पौंडीचेरी अपना मेन बेस बनाया। उनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे पौंडीचेरी, चंद्रनगोर, माहे, कराईकल और यमन। लेकिन ब्रिटिश के साथ वे कर्नाटिक वॉर के बाद उनका पावर डिक्लाइन हो गया। हाँ, लेकिन उनके कुछ टेरिटरीज जैसे पौंडीचेरी और चंद्रनगोर 1954 तक फ्रेंच के पास रहे। तो दोस्तों, यूरोपियंस के इंडिया आने का क्रोनोलॉजिकल था। सबसे पहले पोर्तुगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, देन डैनिश और लास्ट में फ्रेंच। इसे याद करने के लिए एक इजी ट्रिक है, प्लीज डोंट बाय डर्टी फिश। P for Portuguese, D for Dutch, B for British, D for Danish and F for French. और इसी से स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक नया युग, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। अब हम बात करेंगे एक एक करके इन यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कि वो इंडिया में कैसे आए, उनके आने से इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन्होंने कौन कौन से वॉर लड़े और उसके बाद उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोर्तुगीज से। पोर्तुगीज इन इंडिया। सबसे पहले हम पोर्तुगीज के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में भी देखेंगे कि उनके आने से इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पोर्तुगीज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहें और एंड तक देखें। इंट्रोडक्शन। सर्च फॉर अ डायरेक्ट ट्रेड रूट टू इंडिया। 15वीं सेंचुरी के टाइम पर यूरोपियन को इंडिया और ईस्ट के स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन और प्रेशियस स्टोन की बहुत डिमांड थी। उस समय का मेन ट्रेड रूट था लैंड रूट, सिल्क रूट, जो मिडिल ईस्ट के थ्रू जाता था। ये पूरा रूट अरब्स और वेनेटियंस के कंट्रोल में था। अरब्स इंडिया से सामान मिडिल ईस्ट तक ले जाते, वेनेटियंस उनको यूरोप तक पहुंचाते थे। रिजल्ट, स्पाइसेस और लग्जरी गुड्स यूरोप पहुंचते पहुंचते बहुत महंगे हो जाते थे। इसलिए यूरोपियन नेशंस, स्पेशली पोर्तुगल और स्पेन, ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करेंगे, ताकि मिडिलमैन अरब्स और वेनेटियंस का रोल खत्म हो जाए, चीपर स्पाइसेस और गुड्स मिल सके और ट्रेड और पॉलिटिकल कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। यही था एज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज 15th to 16th सेंचुरी, जिसमें नए सी रूट्स को एक्सप्लोर किए गए। डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया 1498। पोर्तुगल के प्रिंस हेनरी थे नेविगेटर, ने पहले ही अफ्रीकन कोस्ट के एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट किया था। बर्थोलोमेव डियाज पहले यूरोपियन जो केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका का सदर्न टिप तक पहुंच गए थे। उसके बाद किंग मैनुअल I ऑफ पोर्तुगल ने वास्को डी गामा को मिशन दिया कि इंडिया के लिए डायरेक्ट सी रूट ढूंढे। जर्नी 1497 to 1499।
वास्को डी गामा ने जुलाई 1497 में लिस्बन पोर्तुगल से 4 शिप्स के साथ यात्रा शुरू की। उनका रूट था लिस्बन, केप वर्डे आइलैंड साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप ईस्ट अफ्रीका एंड देन अरेबियन सी। वहां एक अरब नेविगेटर अहमद इब्न मजीद की मदद से उन्होंने अरेबियन सी क्रॉस किया और फाइनली 20 मई 1498 को वास्को डे गामा कैलिकट पहुंच गए। लोकल रूलर जमोरिन समुद्री ऑफ कैलिकट ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यही था पहला सक्सेसफुल डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी। अरब मोनोपोली खत्म हो गया, पोर्तुगीज डायरेक्ट इंडिया के गुड्स ले जाने लगे। ये इवेंट यूरोपियन कॉलोनिज्म इन इंडिया की शुरुआत था। यूरोप में स्पाइसेस सस्ते हो गए, पोर्तुगल की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, जो सी रूट्स कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड ट्रेड डोमिनेट करेगा। ये इवेंट एक टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री माना जाता है। लैंड रूट्स की जगह सी रूट्स ने ग्लोबल ट्रेड का फेस बदल दिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत भी इसी मूवमेंट से होती है, जब यूरोपियंस ने इंडिया में डायरेक्ट एंट्री ली। पोर्तुगीज इंडिया इसलिए आए क्योंकि वो एक डायरेक्ट सी रूट चाहते थे, जिसे अरब्स और वेटनन्स का रोल खत्म हो जाए। वास्को डी गामा की 1498 में कैलिकट अराइवल ने पहली बार यूरोप और इंडिया को डायरेक्ट सी लिंक से कनेक्ट किया। यही इवेंट मॉडर्न कॉलोनियल हिस्ट्री और ग्लोबल ट्रेड के नए दौर की शुरुआत था। Arrival of Portuguese in India, Vasco da Gama's first voyage, 1497 to 1499। यूरोप में उस टाइम स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव्स, सिल्क और प्रेशियस स्टोन्स की बहुत डिमांड थी, लेकिन इसका ट्रेड अरब और वेटिनन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे। इसी वजह से जब तक ये गुड्स यूरोप पहुंचती थी उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोर्तुगीज क्राउन ने एक्सपीडिशन स्पॉन्सर किया ताकि इंडिया तक एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढा जा सके। द वॉयज 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा लिस्बन से 4 शिप्स के साथ सेल किए। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनका जो रूट था वो था लिस्बन, केप वर्डे आइलैंड साउथ अफ्रीका के अराउंड, केप ऑफ गुड होप ईस्ट अफ्रीका कोस्ट, मोम्बासा और मिलिंदी। मिलिंदी ईस्ट अफ्रीका में एक अरब नेविगेटर अहमद इब्न मजीद ने उनकी फ्लीट को अरेबियन सी क्रॉस करने में हेल्प की। फाइनली 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कैलिकट पहुंच गए। रिसेप्शन बाय जमोरिन ऑफ कैलिकट। कैलिकट उस टाइम एक मेजर स्पाइस ट्रेडिंग हब था, जहां पर अरब ट्रेडर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। लोकल रूलर्स जैम्बरिन समुद्री ने वास्को डी गामा का कोर्टियस वेलकम किया, लेकिन पोर्तुगीज जो गिफ्ट्स लाए थे, बीड्स, क्लोथ, शुगर, हैट्स, उनसे जमोरिन बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुए। फिर भी वास्को डी गामा एक स्मॉल कार्गो ऑफ स्पाइसेस मेनली ब्लैक पेपर लेकर 1499 में पोर्तुगल वापस गए। सिग्निफिकेंस, यूरोप और इंडिया के बीच पहली बार डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक स्टैब्लिश हुआ। अरब ट्रेडर्स का मोनोपोली स्पाइसेस ट्रेड पर टूटना स्टार्ट हुआ। पोर्तुगल ने स्पाइसेस से ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए। पोर्तुगीज क्राउन और ज़्यादा एक्सपीडिशंस भेजने के लिए इंकरेज हुआ। पेड्रो अलावेस कैब्रल एक्सपीडिशंस। वास्को डी गामा की सक्सेस के बाद किंग मैनुअल वन ने 1500 में पेड्रो अलावेस कैब्रल को एक बड़ी फ्लीट 13 शिप के साथ इंडिया भेजा। कैब्रल भी कैलिकट पहुंचे और इनिशियली जेब्रोन ने उनका वेलकम किया, लेकिन जल्दी ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अरब ट्रेडर्स ने पोर्तुगीज इंटरफेरेंस अपोज किया। एक वायलेंट क्लैश में 50 पोर्तुगीज मर गए और उनकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी गई। इसके बदले में कैब्रल ने कैलिकट पर नेवल अटैक किया और कई शिप्स डिस्ट्रॉय किए। बाद में
में वो कोचिन और कनौर गए, जहां के रूलर्स जो ज़ैमोरिन के राइवल थे ने पोर्तुगीज से अलायंस कर लिया। अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल ट्रेडर्स एंड रूलर्स। पोर्तुगीज का मेन एम था स्पाइस ट्रेड पर मोनोपोली स्टैब्लिश करना। इसी वजह से उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अरब मर्चेंट्स और कैलिकट के ज़मोरिन के साथ होने लगा। 1500 के स्टार्टिंग ईयर्स में पोर्तुगीज और अरब फ्लीट के बीच फ्रीक्वेंट नेवल बैटल्स हुए। अपने सुपीरियर नेवल पावर की वजह से पोर्तुगीज ग्रेजुअली इंडियन ओशन में सी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर गए। उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स कैलिकट, कोचिन और कनौर में सेटअप किया। ये कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं कि पोर्तुगीज ने सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि मिलिट्री पावर के साथ अपना एम्पायर बनाने का प्लान बनाया। एक बार हम समरी में रिवाइज कर लेते हैं। 1498 वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचे। ज़मोरिन ने उनका वेलकम किया लेकिन लिमिटेड ट्रेड मिला। 1500 कैब्रल आए। अरब ट्रेडर्स से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रिटेलिएशन, देन कोचिन और कनौर के रूलर्स के साथ अलायंस। अर्ली ईयर्स में क्लियर हो गया कि सिर्फ डिप्लोमेसी और गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। पोर्तुगीज ने नेवल सुप्रीमेसी और फोर्स का यूज करके अपनी पोजीशन सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया। पोर्तुगीज एक्सपेंशन इन इंडिया। आफ्टर वास्को डी गामा के 1498 सी रूट डिस्कवरी, पोर्तुगीज धीरे धीरे सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहे बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स बन गए। इंडियन ओशन में इनका एक्सपेंशन इंडिया में मेनली नेवल सुप्रीमेसी, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू हुआ। बैटल ऑफ दियो 1509 पोर्तुगीज सुप्रीमेसी इन अरेबियन सी। अरब ट्रेडर्स रेड सी एंड पर्शियन गल्फ के गुजरात के रूलर्स को पोर्तुगीज के स्पाइस ट्रेड में इंटरफेयर करने से खतरा महसूस हुआ। मामलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट ने गुजरात सल्तनत और कैलिकट के ज़मोरिन के साथ एक नेवल कोalition बनाया। द बैटल फेब 1509 में बैटल हुआ नियर दीव, गुजरात कोस्ट। पोर्तुगीज फ्लीट अंडर फ्रांसिस्को डे एल्मीडी फर्स्ट वाइसरॉय ने कंबाइंड फ्लीट गुजरात सुल्तान, ममलुक सुल्तान, ज़मोरिन को डिफीट किया। सिग्निफिकेंस, पोर्तुगीज अरेबियन सी के एक अनडिस्प्यूटेड नेवल पावर बन गए। इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स पर उनका मोनोपोली हो गया 100 ईयर्स तक। ये इवेंट एशिया में यूरोपियन नेवल सुप्रीमेसी का बिगनिंग था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा 1510 बाय अफोंसो डी एल्बुक्वेर्क्यू। बैकग्राउंड, एल्मीडी के बाद अफसोनो डी एल्बुक्वेर्क्यू गवर्नर बना। उसकी पॉलिसी थी कि सिर्फ नेवल पावर पे रिलाय ना करके परमानेंट टेरिटोरियल बेसिस स्टैब्लिश करना। द कॉन्क्वेस्ट 1510 में कोचिन रूलर की हेल्प से एल्बुक्वेर्क्यू ने गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से कैप्चर कर लिया। गोवा बन गया हेडक्वार्टर्स ऑफ पोर्तुगीज इंडिया। सिग्निफिकेंस, गोवा एक सेफ हार्बर और फोर्टिफाइड बेस बना वेस्ट कोस्ट पर। गोवा बना पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज ईस्ट। गोवा पोर्तुगीज के अंडर रहा 1961 तक, जब इंडिया ने उसको एनेक्स किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, पोर्तुगीज ने कोस्टल पोर्ट्स और फोर्ट्स का एक चेन सिस्टम बनाया। गोवा 1510 हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज इंडिया। दमन 1531 गुजरात कोस्ट पर कंट्रोल। दीव 1535 बहादुर शाह गुजरात सुल्तान के साथ अलायंस के बाद मिला। बेसिन वसई 1534 ट्रीटी के थ्रू सिक्योर्ड। चौल इंपॉर्टेंट कोंकण पोर्ट कोचिन, अर्ली फुटहोल्ड इन केरला। इन बेसिस की वजह से पोर्तुगीज ने मैरीटाइम ट्रेड और डिफेंस दोनों डोमिनेट किए। फैक्ट्री एंड फोर्ट सिस्टम, स्टार्टिंग में पोर्तुगीज ने फैक्ट्रीज बनाया स्टोरेज और ट्रेड के लिए। बाद में इनको फोर्टिफाइड मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट किया। ये फैक्ट्री फोर्ट सिस्टम उनके लिए ट्रेड को प्रोटेक्ट करने और नेवल स्टेशन स्टैब्लिश करने का तरीका बना।
Examples: forts at Goa, Diu, Daman, and Cochin. Introduction of Kartaz system. पोर्तुगीज ने एक करताज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रूल: हर एशियन ट्रेडर को पोर्तुगीज से एक लाइसेंस करताज लेना पड़ता था सी ट्रेड करने के लिए। विदाउट करताज पोर्तुगीज नेवी शिप्स को सीज या डिस्ट्रॉय कर देती थी। इसका एम था इंडियन ओशन मैरीटाइम ट्रेड को कंट्रोल करना, स्पाइस ट्रेड पर पोर्तुगीज मोनोपोली इन्फोर्स करना। इसी पोर्तुगीज एक मैरीटाइम एम्पायर बन गए, सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं। कंक्लूजन: पोर्तुगीज एक्सपेंशन इन इंडिया के मेन फीचर्स थे मिलिट्री विक्टोरीज, बैटल ऑफ ड्यू 1509, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट गोवा 1510, कोस्टल स्ट्रॉन्गहोल्ड्स गोवा, दमन, दीव बेसिन एंड कोचिन, फैक्ट्री फोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेड प्लस डिफेंस, एंड देन करताज सिस्टम टू रेगुलेट और डोमिनेट ट्रेड। 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज का अरेबियन सी और इंडियन ओशन पर कंप्लीट कंट्रोल था। यही उन्हें बनाता है फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनियल पावर इन इंडिया, जो लेटर यूरोपियन एक्सपेंशन का बेस बना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। पोर्तुगीज सबसे पहले यूरोपियन कॉलोनियल पावर थे जो इंडिया और एशिया में एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश करने के में सक्सेसफुल हुए। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन लिस्बन से सेंट्रली कंट्रोल होती थी, लेकिन ईस्ट एशिया में डेलीगेटेड अथॉरिटी के थ्रू चलती थी। स्टैडो डा इंडिया। पोर्तुगीज एम्पायर इन एशिया को ऑफिशियली स्टैडो डा इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये 1505 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें सिर्फ इंडिया की टेरिटरीज ही नहीं बल्कि ईस्ट अफ्रीका, पर्शियन गल्फ, मेलेक्को और लेटर मकाऊ भी इंक्लूड थे। 1510 के बाद गोवा इसका कैपिटल बना। स्टाडे द इंडिया का मेन काम था ट्रेड, डिफेंस और मिशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ये एशिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड यूरोपियन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। विसरॉयज एंड गवर्नर्स। पोर्तुगीज किंग ईस्ट के लिए एक विसरॉय या गवर्नर अपॉइंट करता था। ये विसरॉयज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट पावर रखते थे। मिलिट्री, सिविल और जुडिशियल मैटर्स सब उनके अंडर होता था। फ्रांसिस्को डे एल्मेडे 1505 to 1509 इंडिया के फर्स्ट पोर्तुगीज विसरॉय थे। उनका मेन कंट्रीब्यूशन था ब्लू वाटर पॉलिसी। पॉलिसी का फोकस था नेवल सुप्रीमेसी पर, ना कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट पर। एल्मेडे का मानना था जिसने समुंदर कंट्रोल किया उसने ट्रेड और लैंड दोनों कंट्रोल किया। उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवल बेसिस बनाए और बैटल ऑफ दियो 1509 के बाद पोर्तुगीज की सी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी। अफोंसो डे एल्बुक्यूर्की 1509 to 1550 उन्हें माना जाता था रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। एल्मेडे के अपोजिट एल्बुक्यू की पॉलिसी थी टेरिटोरियल एक्सपेंशन प्लस सिक्योर बेसिस। मेजर अचीवमेंट्स: कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा, गोवा बन गया परमानेंट हेडक्वार्टर। कैप्चर ऑफ मलाको 1511, स्पाइस रूट पर कंट्रोल। फोर्टिफिकेशन ऑफ उर्मुज 1515, पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस सिक्योर करना। उन्होंने इंटर मैरिज इंकरेज किया, क्रिश्चियनिटी प्रमोट की और सेटलर्स को लैंड ग्रांट दिए ताकि पोर्तुगीज प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बने। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कॉलोनियल एम्पायर की फाउंडेशन रखी, सिर्फ ट्रेडिंग नेटवर्क ही नहीं। गोवा एज हेडक्वार्टर्स। 1510 में एल्बुक्यूर्की ने गोवा कैप्चर किया और उसको स्टैडो डा इंडिया का कैपिटल बना दिया। गोवा की इंपॉर्टेंस: पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ पोर्तुगीज एशिया, नेवल बेस अरेबियन सी कंट्रोल करने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरी हब के अराइवल के बाद जीसस अराइवल के बाद,
गोवा को उस टाइम रोम ऑफ द ईस्ट भी कहा गया क्योंकि यहाँ से रिलीजियस और कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। गोवा पोर्तुगीज कैपिटल बना रहा इंडिया में 1961 तक, जब तक इंडिया ने उसे एनेक्स नहीं कर लिया। कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। पोर्तुगीज सिर्फ ट्रेडर्स और कॉन्करर्स ही नहीं थे, बल्कि कल्चर और रिलीजियस चेंज के भी एजेंट्स थे इंडिया में। उनका इम्पैक्ट था पॉलिटिक्स और ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि रिलीजन, आर्किटेक्चर, क्विजीन और लैंग्वेज तक फैला। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। पोर्तुगीज का एक मेन एम था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। वो अपने आप को सिर्फ मर्चेंट्स नहीं बल्कि सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट मानते थे। गोवा 1510 कैप्चर करने के बाद क्रिश्चियनिटी को स्ट्रॉन्ग रॉयल और चर्च पैट्रोनेज मिला। लोकल पॉपुलेशन को इंकरेज किया गया, कभी कभी फोर्स भी, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के लिए, स्पेशली गोवा, कोचिन और अदर पोर्तुगीज सेटलमेंट्स में। कई हिंदू टेम्पल्स तोड़ दिए गए और उनकी जगह चर्चेस बना दिए गए। अराइवल ऑफ मिशनरीज। फ्रांसिस सेजियर एंड जीसस। मिशनरीज काफी सेंट्रल रोल प्ले करते थे पोर्तुगीज प्रेजेंस में। जीसस, डोमिनिसेंस और फ्रांसिस्कन्स लार्ज नंबर्स में आए क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर 1506 से 1552 सबसे फेमस मिशनरी था। 1542 में गोवा आए जीसस मिशन के पार्ट के रूप में। फिशर फोर्क, परावस के बीच क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किया गया, कोरोमंडल कोस्ट, गोवा और केरला में। उन्होंने एपिस्कोपल ऑफ इंडीज के नाम से याद किया जाता है। जीसस सोसाइटी ऑफ जीसस ने स्कूल्स, कॉलेजेस और मिशनरी सेंटर्स इस्टेब्लिश करके क्रिश्चियनिटी को काफी स्प्रेड किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस एंड सेमिनार्स। पोर्तुगीज ने बड़े बड़े चर्चेस, कॉन्वेंट्स और सेमिनार्स बनाए गोवा और दूसरे सेटलमेंट्स में। गोवा बना क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी का हब एशिया में। फेमस चर्चेस। से कैथेड्रल गोवा एशिया का सबसे बड़े चर्चेस में एक है। बेसिलिका ऑफ बूम जीसस, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के रिमेन्स रखे गए हैं। सेमिनार्स और कॉलेज स्टैब्लिश किए गए इंडिया प्रीस्ट्स और मिशनरी को ट्रेन करने के लिए। ये इंस्टीट्यूशंस इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर के सेंटर्स बन गए। गोवा इंक्विजिशन 1560 ऑनवर्ड्स। 1560 में पोर्तुगीज ने गोवा इंक्विजिशन इस्टेब्लिश की, जो स्पेनिश इंक्विजिशन पर बेस्ड थी। पर्पस था रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी इन्फोर्स करना और हियरसी को सप्रेस करना। इसमें शामिल प्रैक्टिसेस हिंदूज, मुस्लिम, ज्यूइश और नॉन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की परसिक्यूशन, टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन और हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शंस, फोर्स्ड कन्वर्जन्स और रिलैप्स्ड कन्वर्ट्स के लिए पनिशमेंट्स। गोवा इंक्विजिशन फेमस हो गया अपनी क्रुएलिटी और रिलीजियस इंटॉलरेंस के लिए। ये ऑफिशियली अबॉलिश हुआ 1812 में पोर्तुगीज क्राउन के अंडर। इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्किटेक्चर, क्विजीन एंड लैंग्वेज। आर्किटेक्चर। पोर्तुगीज ने यूरोपियन कंस्ट्रक्शन स्टाइल इंट्रोड्यूस किए और उन्हें लोकल डिजाइन के साथ ब्लेंड किया। एग्जाम्पल, बाराविक्यू एंड मैनुक्यू स्टाइल्स गोवन चर्चेस में। गोवा की टाउन प्लानिंग रिफ्लेक्ट करती थी यूरोपियन अर्बन डिजाइन, पब्लिक स्क्वायर्स, चर्चेस और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के साथ। क्विजीन। पोर्तुगीज ने इंडिया में नए फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे पोटैटोज, टोमेटोज, चिलीज, केश्यू नट्स एंड पाइनएप्पल। विनेगर, ब्रेड और वाइन कोस्टल क्विजीन्स में पॉपुलर किया। आज के गांव आज के गोवा डिशेस में पोर्तुगीज क्यूलिनरी लेगेसी क्लियरली दिखाई देता है। लैंग्वेज। पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इंडियन लैंग्वेज में दिखाई देता है, स्पेशली कोंकणी, मलयालम और हिंदी में। कई पोर्तुगीज वर्ड्स एंटर हुए इंडियन वोकैबुलरी में, जैसे मेस, टेबल, जनेला, विंडो, इग्रेजा, चर्च, बेलिजा, फ्लैग
वर्ड्स लाइक अलमीरा, साबुन, सोप और बताता, पोटैटो हिंदी में पोर्तुगीज ओरिजिन के हैं। कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। पोर्तुगीज सबसे पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टैब्लिश करने आए। 1498 के बाद लगभग एक सेंचुरी तक उन्होंने इंडियन ओशन ट्रेड पर अपना डोमिनेंस बनाया रखा, लेकिन 17वीं सेंचुरी के आते आते उनके पावर तेज गति से गिरने लगी। इसके पीछे कई इंटरकनेक्टेड रीजंस थे। करप्शन और इनएफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन जैसे स्टाडो द इंडिया बोला जाता था, करप्शन से भरा हुआ था। ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड करके अपना फायदा उठाते थे और स्टेट्स रिसोर्सेज का मिसयूज करते थे। ब्राइबरी और इम्ब्लूजमेंट ने गवर्नेंस को वीक बना दिया। विसरॉयज और कैप्टन्स अपनी पॉकेट्स भरने में लगे रहे इंस्टेड ऑफ कंसोलिडेटिंग पावर। इस वजह से पोर्ट्स की मिसमैनेजमेंट हुई और उनकी नेवल स्ट्रेंथ कम हो गई, जिससे वो राइवल्स के सामने वीक हो गए। हार्श रिलीजियस पॉलिसीज, लोकल रेजिस्टेंस। पोर्तुगीज ने ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ मिशनरी पॉलिसी भी चलाई। गोवा इंक्विजिशन 1560 स्टार्ट की गई और फोर्स कन्वर्जन की पॉलिसी ने हिंदूज, मुस्लिम और इवन नए कन्वर्ट्स में भी रिसेंटमेंट क्रिएट किया। हिंदू टेम्पल्स तोड़ दिए गए और लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इस रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से लोकल लोग उनके अगेंस्ट हो गए और अपराइजिंग होने लगे और पोर्तुगीज का लोकल सपोर्ट खत्म हो गया। ब्रिटिश और डच के अपोजिट पोर्तुगीज इंडियन रूलर्स और लोगों के साथ रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पाए। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ पोर्तुगल। पोर्तुगल एक छोटा यूरोपियन नेशन था जिसका पॉपुलेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मिलिट्री स्ट्रेंथ लिमिटेड था। ब्राजील से लेके अफ्रीका और एशिया तक बड़े ओवरसीज टेरिटरीज को मेंटेन करना उनके रिसोर्सेज को ओवर स्ट्रेच कर रहा था। लिस्बन और गोवा के बीच लंबी डिस्टेंस होने से कम्युनिकेशन स्लो था, डिसीजंस डिले होते थे और कोऑर्डिनेशन वीक रहता था। उनकी नेवी भी ग्रेजुअली बड़े और रिच यूरोपियन पावर्स के कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई। इसमें एक और पॉइंट ऐड हो सकता है, दैट इज डिक्लाइन ऑफ स्पाइस ट्रेड मोनोपोली। इनिशियली पोर्तुगीज के पास स्पाइस ट्रेड मोनोपोली थी जो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच चलती थी, लेकिन डच और ब्रिटिश के आते ही मोनोपोली तोड़ दी गई। ब्रिटिश और डच ने बेटर क्वालिटी और चीपर प्राइस दिए जो बायर्स को अट्रैक्ट कर गए। इंडियन मर्चेंट्स ने भी उनके साथ ट्रेड करना ज़्यादा इजी समझा और पोर्तुगीज को बाईपास करना स्टार्ट कर दिया। फाइनल फेज एंड एंड ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। पोर्तुगीज सबसे पहला यूरोपियन थे जो 1498 में वास्को डी गामा के साथ इंडिया आए और एक स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम और कॉलोनियल प्रेजेंस बनाई। लेकिन 17वीं सेंचुरी के बाद उनकी पावर गिरती गई और वो बस कुछ छोटी टेरिटरीज तक सीमित हो गए। आखिरकार मिड 20th सेंचुरी में उनका रूल इंडिया से खत्म हो गया। डिक्लाइन एंड कन्फाइनमेंट 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 17th सेंचुरी के मिड तक पोर्तुगीज की पावर करप्शन, रिलीजियस इंटॉलरेंस और डच, इंग्लिश और फ्रेंच के कंपटीशन की वजह से वीक हो गई। उनका कंट्रोल सिर्फ कुछ कोस्टल पॉकेट्स तक रह गया, जैसे गोवा, पोर्तुगीज का हेडक्वार्टर, दमन एंड दीव। ये जगह एक स्मॉल कॉलोनियल इनक्लेव्स बन गए, ना कि एक बड़ा एम्पायर जैसा जो पोर्तुगल सोचा था। नेचर ऑफ पोर्तुगीज प्रेजेंस 18th to 20th सेंचुरी। ब्रिटिश ज़्यादा पॉलिटिकल और टेरिटोरियल एक्सपैंड कर रहे थे, वहीं पोर्तुगीज सिर्फ अपनी छोटी पॉकेट्स में सिमट गए। गोवा, दमन और दीव में उनका एडमिनिस्ट्रेशन रिजिड और सेंट्रलाइज्ड था, जो भी रिलीजियस जील से इन्फ्लुएंस्ड था। इकोनॉमिकली वो इंडियन ओशन ट्रेड में इररेलेवेंट बन गए। ब्रिटिश और डच ने पूरा कंट्रोल ले लिया, लेकिन कल्चरली
पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहा। आर्किटेक्चर, चर्चेस, फोर्ट्स और इंडो पोर्तुगीज स्टाइल के हाउसेस। रिलीजन, गोवा में कैथोलिज्म का स्प्रेड। लैंग्वेज, कोंकणी, मलयालम, मराठी और हिंदी में पोर्तुगीज लोन वर्ड्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनारियोज। 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्तुगल से रिक्वेस्ट किया कि गोवा, दमन और दीव पीसफुली इंडिया को दे दिया जाए, लेकिन पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, बोलते हुए कि ये टेरिटरीज पोर्तुगल का इंटीग्रल पार्ट है। गोवा में प्रोटेस्ट और सत्याग्रह मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन पोर्तुगीज ने इन्हें सप्रेस करने के लिए फोर्स का यूज किया। इसी वजह से लोकल पॉपुलेशन और ज्यादा एलिनेटेड हो गई। ऑपरेशन विजय 1961, लिबरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। 18 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया, जिसमें गोवा, दमन और दीव को लिबरेट किया गया। सिर्फ 36 आवर्स के अंदर पोर्तुगीज फोर्सेस सरेंडर कर गए। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गए। इसके साथ ही इंडिया के पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल 450 ईयर्स के बाद खत्म हो गए। हिस्टोरिकल आयरनी। पोर्तुगीज की हिस्ट्री इंडिया में एक आयरनी है। सबसे पहले यूरोपियंस वो थे जो 1498 में आए वास्को डी गामा के साथ, और सबसे आखिरी यूरोपियंस भी वही थे जो 1961 में इंडिया छोड़े इंडिपेंडेंस के 14 साल बाद। इस तरह से पोर्तुगीज का रूल इंडिया में फुल सर्कल कंप्लीट करता है, अराइवल से लेके एक्सपल्शन तक। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पोर्तुगीज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे चीज़ों को एक बार शॉर्ट में समराइज भी करेंगे और हम वो भी चीज़ देखेंगे जो यूपीएससी एग्जाम में एज ए एमसीक्यूज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। पोर्तुगीज सिर्फ फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया आए 1498 नहीं, बल्कि लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया छोड़कर गए 1961 में। उनके रूल ने इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ पर अपना एक यूनिक लेगेसी छोड़ दिया। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज गवर्नर्स एंड मिशनरीज। Francisco da Almeida 1505 to 1509, fourth Portuguese governor in India, introduced blue water policy, नेवल पावर को स्ट्रांग बनाए ताकि पोर्तुगीज का ओशन ट्रेड पर मोनोपोली हो। एम, पोर्तुगीज सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करना और स्पाइस ट्रेड पर कंट्रोल मेंटेन करना। अफोंसो दे एल्बुक्यूनी 1509 to 1515, 1510 में गोवा कॉन्कर किए, जो पोर्तुगीज का परमानेंट हेडक्वार्टर बन गया। इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट की, जिसमें मेन है पोर्तुगीज मेन और इंडियन वुमेन के बीच इंटरमैरिज इनकरेज किया, क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन किया, कोस्टल फोर्ट्स और डिफेंस स्ट्रांग बनाया। इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया भी कहा जाता है। नैनो दा कुन्हा 1509 to 1538, पोर्तुगीज कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया 1530 में। एडमिनिस्ट्रेशन और नेवल डिफेंस को स्ट्रांग बनाया। फ्रांसिस जेवियर 1506 to 1552, फेमस जीसस मिशनरीज सोसाइटी ऑफ ज्यूस 1542 में गोवा आए, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की। गोवा में चर्चेस, स्कूल, सेमिनार्स इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। पोर्तुगीज कंट्रीब्यूशंस, आर्किटेक्चर एंड क्रॉप्स, इंडिया में नए क्रॉप्स लाए जो आज बहुत कॉमन हैं, जैसे कि टोबैको, पोटैटो, मेज, पाइनएप्पल, कैश्यू नट, गुआवा, पपाया एंड चिलीज। प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, गोवा 1556, एशिया का पहला रिलीजियस टेक्स्ट और एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए यूज किया गया। लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस हिंदी,
कोंकणी, मलयालम, मराठी में पोर्तुगीज वर्ड्स आए जैसे अलमीरा, बाल्टी, साबुन, अनानास एंड छावी। आर्किटेक्चर, बारबी बराक्यो और इंडो पोर्तुगीज स्टाइल्स पॉपुलर किए, ब्यूटीफुल चर्चेस और फोर्ट्स बनवाए। फेमस बैटल्स, बैटल ऑफ दीव, पोर्तुगीज वर्सेस इजिप्टियंस, गुजरातीज, जमोरिन का कंबाइंड फ्लीट, पोर्तुगीज जीत गए, अरेबियन सी में नेवल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हुई, इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल मिल गया। सेकेंड इज बैटल ऑफ स्वेली 1612, सूरत के पास फाइट हुई पोर्तुगीज और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, पोर्तुगीज डिफीट हुए, नेवल डोमिनेंस डिक्लाइन हुआ, इंग्लिश एक्सपेंशन का रास्ता खुल गया। ड्यूरेशन ऑफ रूल, अराइवल, वास्को डी गामा कैलिकट आए 1498 में, एस्टैब्लिशमेंट 16th सेंचुरी में कोचिन, गोवा, दीव, दमन में मेन बेस बनाया गया। डिक्लाइन 17th सेंचुरी के बाद डच, इंग्लिश और फ्रेंच के कंपटीशन से पावर गिर गई। एंड में 1961 ऑपरेशन विजय के टाइम गोवा, दमन, दीव एनेक्स हुए और पोर्तुगीज रूल खत्म हो गया। कंक्लूजन, पोर्तुगीज इन इंडिया, पोर्तुगीज का इंडिया में आना 1498 में वास्को डी गामा के साथ सिर्फ एक जियोग्राफिकल डिस्कवरी नहीं, बल्कि इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। यही वो समय था जब यूरोपियन कॉलोनिज्म इंडिया में शुरू हुआ, जो आगे चलकर कई सदियों तक फॉरेन डोमिनेशन का रास्ता खुल गया। पोर्तुगीज सबसे पहले यूरोपियंस थे जो डायरेक्ट सी रूट लेकर आए, जिसने अरब और वेनेटियन ट्रेडर्स के स्पाइसेस ट्रेड जो मोनोपोली थी उसे खत्म कर दी। हालांकि उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर 17th सेंचुरी के मिड तक डिक्लाइन करने लगी थी, लेकिन पोर्तुगीज ने कॉलोनियल स्ट्रैटेजीज की फाउंडेशन रखी, जिसके बाद में डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ने अपना कोस्टल रीजन्स को फोर्टिफाई करना, सी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना और स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बनानी। ये सब उनकी पॉलिसीज थी जो फ्यूचर यूरोपियन पावर्स के लिए एक मॉडल बनी। सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में ही नहीं, पोर्तुगीज ने कल्चर और सोशल लेगेसी भी छोड़ी। उन्होंने नए क्रॉप्स जैसे टबैको, पोटैटो, मेज, पाइनएप्पल, केशू, प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा 1556 और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल इंट्रोड्यूस किए। गोवा में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने में भी उनका मेजर रोल रहा। आज भी कई पोर्तुगीज वर्ड्स और रिलीजन लैंग्वेज में यूज होते हैं और इंडो पोर्तुगीज फूड, म्यूजिक और फेस्टिवल्स इंडियन कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। आखिरकार उनका रूल 1961 में खत्म हुआ जब गोवा, दमन और दीव को इंडिया ने लिबरेट किया, लेकिन पोर्तुगीज प्रेजेंस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आज भी जिंदा है। वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया आए और लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया से गए। अपने पीछे एक यूनिक इंडियन यूरोपियन कल्चर ब्लेंड छोड़ गए, जो अभी भी हमारी सोसाइटी और हेरिटेज का पार्ट है। इन शॉर्ट, पोर्तुगीज एक का रूल पावर के हिसाब से शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन इम्पैक्ट के हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग। उन्होंने ही यूरोपियन कॉलोनिज्म का दरवाजा खोला और उनकी लेगेसी आज भी इंडियन सोसाइटी, कल्चर और हिस्ट्री में नजर आती है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में पोर्तुगीज के बारे में पढ़े कि वो इंडिया कैसे आए, इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या क्या चीजें की और इंडिया से वो कैसे चले गए। नेक्स्ट वीडियो में हम डच के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे देखना चाहते हैं। हम बेसिकली अभी यूपीएससी, एपीएफसी, एओ और ईओ 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।